नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर निशान साहिब फहराने के मामले के मुख्य अभियुक्त दीप सिद्धू के बाद एक और अभियुक्त इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इकबाल सिंह की गिरफ्तारी बुधवार को पंजाब के होशियारपुर से की गई है। दिल्ली पुलिस ने इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इससे पहले दीप सिद्धू को मंगलवार को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया था। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर निशान साहिब फहराए जाने की घटना के बाद से ही दीप सिद्धू फरार था। सिद्धू को अब 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा जा चुका है। अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने केंद्र सरकार द्वारा 1178 ट्विटर हैंडल हटाने के आदेश पर कहा है कि उसने मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए हैंडल्स के एक वर्ग को रोक दिया है और इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी सूचित किया है। इसके साथ ही ट्विटर ने कहा है कि वो भारतीय कानूनों के अंतर्गत ही कुछ नए विकल्प खोज रहा है। हालांकि ट्विटर ने केंद्र सरकार के आदेश को पूरी तरह नहीं माना है और कहा है कि वो समाचार मीडिया संस्थाएं, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के ट्विटर हैंडल पर रोक नहीं लगाने जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है और कंपनी फ्री स्पीच को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, सरकार ने 1178 अकाउंट को लेकर ट्विटर से कहा था कि वो इनको ब्लॉक करें, क्योंकि ये हैंडल्स पाकिस्तान समर्थित खालिस्तान समर्थकों के और विदेशों से ऑपरेट किए जा रहे थे। सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि 2019 में राजद्रोह के 93 मामले दर्ज किए गए और 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 76 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, जबकि 29 को अदालतों द्वारा बरी कर दिया गया। राज्यों में सबसे अधिक राजद्रोह के 22 मामले कर्नाटक में दर्ज हुए और 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दूसरे स्थान पर असम में 17 राजद्रोह के केस दर्ज किए गए और 23 लोगों को पकड़ा गया। इसके अलावा 11 जम्मू कश्मीर में तो 10 उत्तर प्रदेश में राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी कहे जाने के बाद से ये शब्द लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। योगेंद्र यादव के बाद अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि हाँ, वो आंदोलन जीवी हैं और सबसे उत्कृष्ट आंदोलन जीवी महात्मा गांधी थे। बता दें, पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि आजकल कुछ लोग आंदोलन जीवी हो गए हैं, जो जहां आंदोलन देखते हैं वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद से लोगों का कहना है कि पीएम द्वारा आंदोलन करने वालों को ऐसा शब्द देने का मतलब है कि वो विरोध करने वालों को बदनाम करना चाहते हैं, जैसे खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर एक वर्ग को बदनाम किया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव गुमथला गढ़ू में मंगलवार को किसान महापंचायत हुई, जिसमें भारी संख्या में किसान जुटे। इस दौरान राकेश टिकैत ने पीएम मोदी द्वारा आंदोलन करने वालों को परजीवी कहे जाने पर पलटवार किया। टिकैत ने कहा कि देश के लिए जान देने वाले भगत सिंह और महात्मा गांधी भी आंदोलनकारी थे, क्या वो भी परजीवी थे? अभी तक किसान आंदोलन में करीब 150 किसानों की जान जा चुकी है, वो भी क्या परजीवी थे? किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को क्षेत्र धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमको एकजुट होकर रहना है। अगर एकजुट रहे तो मैं आश्वस्त कर सकता हूं, जीत हमारी होगी। पिछले 24 घंटों में सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर 3 किसानों की मौत हो चुकी है। सिंघू बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, जबकि टिकरी बॉर्डर पर रोहतक के दीपक की मौत दुर्घटना से हो गई। सिंघू बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसान हरिंदर सिंह 39 साल के थे, वो हरियाणा से थे, जबकि दूसरे किसान पंजाब से रहने वाले दर्शन सिंह थे, उनकी उम्र 71 साल थी। पुलिस का कहना है कि सिंघू बॉर्डर पर अभी तक 19 किसानों की मौत हो चुकी है। कृषि कानूनों के खिलाफ हो रही किसान महापंचायतों के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल तेजी से बदल रहा है। इस इलाके में असर रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के किसानों के समर्थन में खुलकर उतरने के बाद कांग्रेस भी किसान महापंचायतें करने जा रही है। बुधवार को सहारनपुर में होने वाली किसान महापंचायत में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगी। ये प्रियंका गांधी का 1 हफ्ते के भीतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दूसरा दौरा है। इससे पहले वह ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए नवरीत सिंह के परिजनों से मिलने के लिए रामपुर स्थित उनके घर गई थीं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कानपुर के बिकरू कांड की याद ताजा हो गई है। मंगलवार देर शाम कासगंज जिले में शराब माफिया ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। माफिया के गुर्गों ने दबिश देने गई पुलिस की टीम को खदेड़ते हुए सिपाही की सरेआम हत्या कर दी, तो दरोगा को बुरी तरह से पीटकर गंभीर हालत में खेतों में फेंक दिया।
दरोगा को इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलने पर एडीजी, आईजी समेत दर्जनों बड़े अफसरों ने कासगंज में डेरा डाल दिया है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बुधवार तड़के मुठभेड़ में माफिया के भाई एलकार धीमर को मार गिराया है और इलाके में धधक रही सैकड़ों अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ डाला है। उत्तराखंड के चमोली जिले में आई आपदा के बाद टनल में फंसे करीब 34 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल के एक तरफ से सेना और आईटीबीपी के जवान बचाव कार्य में लगे हुए हैं। ग्लेशियर टूटने से आई जल प्रलय से ऋषिगंगा और तपोवन पावर प्रोजेक्ट में बह गए करीब 200 लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ खोजने में लगी है। अभी तक 32 शव बरामद हो चुके हैं, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी के कारण नेता बढ़ चुके हैं। अभी हाल ही में राज्य के 20 जिलों के 90 निकायों के रविवार को घोषित अध्यक्ष पद के चुनाव परिणामों में 48 निकायों में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और 37 निकायों में बीजेपी ने बोर्ड बनाया है। जनसत्ता के अनुसार इन चुनाव परिणामों के बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वफादार विधायकों सहित बीजेपी नेताओं के एक समूह ने हाड़ौती क्षेत्र में हुए नुकसान के लिए पार्टी के राज्य संगठन को जिम्मेदार ठहराया है। छबड़ा विधायक प्रताप सिंह भी, पूर्व विधायक बाबूलाल वर्मा, भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजल और विद्याशंकर नंदवाना और बीजेपी नेता श्री कृष्ण पाटीदार के नाम से एक संयुक्त बयान जारी कर कहा गया है कि व्यक्ति विशेष के इशारे पर बीजेपी के गढ़ को धरातल से रसातल में पहुंचाया जा रहा है। यदि स्थिति ऐसी ही रहती है तो बीजेपी की नैया डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। भारत सरकार कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचने के ऐलान कर चुकी है। इसमें तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल भी शामिल है, जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने में जुटी है। वहीं इस बीच बीपीसीएल को चालू वित्त वर्ष 2020-21 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 120% मुनाफा ज्यादा हुआ है, यानी कंपनी 2,777 करोड़ रुपए फायदे में रही है। इससे पहले 2019-20 की इसी तिमाही में कंपनी को 1,260 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। बीपीसीएल के निदेशक एन विजय गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में लाभ के रूप में तीसरी तिमाही काफी बेहतर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना की सेवा से हटाए जा चुके एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज आईएनएस विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी है। ऐसा एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स लिमिटेड नाम की कंपनी की याचिका के बाद किया गया है। कंपनी ने याचिका में कहा था कि वो 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर उसे बतौर संग्रहालय संरक्षित करना चाहती है। बता दें, आईएनएस विराट को 2007 में भारतीय नौसेना से रिटायर कर दिया गया था, जिसके बाद इसको कबाड़ के तौर पर तोड़ा जा रहा था। मालूम हो, विराट को भारत ने 1987 में ब्रिटिश रॉयल नेवी से खरीदा था। उस वक्त विराट का नाम HMS हर्मेस था और ब्रिटिश नौसेना में 25 साल गुजार चुका था। उसने अर्जेंटीना के खिलाफ फॉकलैंड युद्ध में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था। विराट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक समय तक सेवा देने के लिए दर्ज है। भारत में एक दिन में 11,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 94 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,08,58,000 के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या 1,55,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,41,000 से अधिक हैं। इसके अलावा अभी तक 66,11,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। लगभग 9 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले 11 मई को दिल्ली में इस वायरस से किसी की मौत नहीं हुई थी। वहीं अब दिल्ली में 1,052 कोरोना से संक्रमित मरीज हैं। म्यांमार में लगातार 4 दिनों से प्रदर्शनकारी लोग सड़कों पर सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को प्रशासन द्वारा कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी प्रदर्शनकारी भारी संख्या में जुटे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर पानी की तेज बौछारों के अलावा रबर बुलेट्स भी दागी, जिसमें काफी लोग घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारी कैद की गई नेता आंग सान सू की की रिहाई और देश में लोकतंत्र की वापसी की मांग कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट में दूसरे महाभियोग की सुनवाई शुरू हो चुकी है। ऐसी कार्रवाई का सामना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। महाभियोग के तहत उन पर चुनाव के परिणाम को पलटने के लिए 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटल यानी संसद भवन में दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है। वहीं अमेरिकी सीनेट का मानना है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा महाभियोग संवैधानिक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।